हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था डेलीगेट्स के बारे में कि डेलीगेट्स क्या होती हैं। तो डेलीगेट्स का यूज़ VB.NET में हम किसी प्रोसीजर के सब प्रोसीजर को पॉइंट करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम उस फंक्शन को पॉइंट करें, उसे दूसरे क्लास में या दूसरे प्रोसीजर में कॉल करें, तो उसके लिए हम फंक्शन पॉइंटर बनाते थे। तो वही काम यहाँ पर हम डेलीगेट के माध्यम से करते हैं। तो डेलीगेट एक ऐसा पॉइंटर होता है जो हमारी प्रोसीजर को डायरेक्टली कॉल नहीं करता, उसे इनडायरेक्टली कॉल करता है उसकी मेमोरी के थ्रू, है ना, उसकी मेमोरी लोकेशन के थ्रू उसको कॉल करता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में डेलीगेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में कि रिकर्सन क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं C++ में, सी में भी आपने पढ़ा हुआ रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन क्या होता है? तो रिकर्सन एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन होता है जो अपने आप को ही कॉल करने की क्षमता रखता है। यानी जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम इस प्रकार से बनाना है जिसमें हमें किसी वैल्यू को बार बार प्रिंट कराना होता है, तो वह कार्य हम रिकर्सन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी, अ रिकर्सिव प्रोसीजर कॉन्स्टेंटली कॉल्स इटसेल्फ। यानी जब तक वह वैल्यू कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाती है या कोई मैसेज कंप्लीटली प्रिंट नहीं हो जाता है, तब तक यह फंक्शन अपने आप को ही कॉल करके उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है। ऐसे फंक्शन हमारे रिकर्सन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग कभी सैलून में गए होंगे, यहाँ पे पार्लर पर गए होंगे, तो वहाँ पर दो पैरेलल कांच लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं। एक आपका फ्रंट में होता है, एक आपका बैक में होता है। अब दोनों कांच में जब आप देखते हो तो एक इनफाइनाइट इमेज मिरर्स की बनती हुई इसमें दिखाई देती है। तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करते हैं किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ऐसे फंक्शन हमारे रिकर्सन कहलाते हैं। एज विथ ऑल वर्जन्स ऑफ VB यानी विजुअल बेसिक और एनी सीरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, VB.NET support recursion method to solving problem by reducing them to simpler problems of similar type। यानी जो आपके सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बार बार लिखने की मतलब जो क्षमता होती है, जो बार बार लिखती हैं उसे, तो उसे रिड्यूस करके उस समस्या को सॉल्व करना, उसको सिंपल बनाने के लिए हम रिकर्सन का यूज करते हैं। वन कॉमन यूज ऑफ रिकर्सन इज इन डीलिंग विद द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। इसका और भी काम है, जैसे इसका यूज हम सब डायरेक्टरी के रूप में भी कर सकते हैं, यानी डिस्क की सब डायरेक्टरी के रूप में, है ना। चलिए, इसको तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं रिकर्सन। तो यहाँ पे छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है रिकर्सन का कि सबसे पहले हमें किसी समस्या को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो समस्या नाम का हमने फंक्शन बनाया, जैसे हमें सम करना है तो सम नाम का यहाँ फंक्शन बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर सॉल्व रिकर्सिवली प्रॉब्लम को लिखा, यानी फंक्शन का नाम दे दिया। अब इसमें कंडीशन लगाई, यदि हमारी जो समस्या वो छोटी है, ट्राइवल मतलब तुच्छ यानी छोटी है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा, यानी उस स्टेटमेंट को परफॉर्म किया जाएगा। यदि हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है, यहाँ कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो उसके बाद हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और वहाँ पर सिंपली द प्रॉब्लम टू बी द सेम टाइप ओनली सिंपलर। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, सिंपल बनाएंगे, एंड उस कार्य को करने के लिए हम दोबारा से अगेन सॉल्व रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम को हम रिकर्सिव कहते हैं। ज़्यादातर इसके लिए हम सीरीज वाले प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हम फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम इसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, हमने फैक्टर नाम का कोई प्रोग्राम मतलब फंक्शन बनाते हैं, उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इंट एन, इस प्रकार से हमने दे दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी बॉडी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमने चेक करते हैं इफ़ यदि आपकी एन जो है वो बड़ी और बराबर है 1 के,
सॉरी यहाँ पर क्या है 1 से छोटी और बराबर है, क्या है यहाँ पर 1 से छोटा और बराबर है, तो उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे 1, और ये 1 की वैल्यू भी बनी आती है और 0 की वैल्यू भी बनाती है। अरे ये ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम एल्स पार्ट बनाते हैं। अब एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, अपने फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं। तो n-1, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न फैक्ट, यानी अपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर n-1 आर्गुमेंट और मल्टीप्लाई n। तो इस प्रकार से अपन उसका सिंटैक्स बनाते थे फैक्टोरियल का। तो ऐसे प्रोग्राम को हम रिकर्सन प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो पॉसिबली कंबाइन द सॉल्यूशन टू अ सिंपलर प्रॉब्लम्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। A recursive procedure constantly calls itself each time in a simpler situation until it gets to the travel case at which point it stops। यानी आपकी छोटी कंडीशन आती है, यानी पहली कंडीशन आपकी आती है तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, स्टॉप। और यदि वो आपके वो पहले वाली प्रॉब्लम यानी जो आपको इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक हम इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम ज़्यादातर सॉर्टिंग में, क्विक सॉर्ट आदि प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का प्रोग्राम। तो 2 नंबर में हमें GCD निकालना है। तो जैसे GCD 4 और 6 लिया हमने यहाँ पर, तो इसमें कौन सा नंबर है जिससे दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, तो 2। तो 2 एक लार्जेस्ट नंबर जिससे आपके 4 और 6 दोनों डिवाइड होती हैं। उसी प्रकार से 12 और 7 में तो 1 एक लार्जेस्ट नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रिकर्सन फंक्शन का यूज करेंगे। पहले के समय में यही काम किया जाता था डिवाइड मेथड के माध्यम से, जिसमें हम मोड का यूज करते थे, यानी जो b वैल्यू रखते थे और उसमें a मोड b का यूज करते थे। इस टेक्निक का यूज करते थे। कैसे करते थे देखिए, यहाँ पर हमें 120 और 12 का GCD निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले b वैल्यू को लिखा है 12। अब 120 में हमने 12 का मोड निकाला। मोड निकालना तो आपको आता ही होगा, यानी रिमाइंडर सॉल्व करेंगे। तो जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा उसे फिर अगेन लिखेंगे। अब इस प्रोसेस को हम अगेन सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम 6 और फिर वहाँ पर क्या लिखेंगे हम 12 मोड 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे सॉल्यूशन के लिए हमें प्रोग्राम इस प्रकार से डिफाइन करती हैं। यहाँ पे आपको इससे पहले लाइन दिखाई दे रही होगी ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन, शायद आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, पढ़ा है आपने। तो क्या है इसका मतलब, इसका यूज किया गया था हमने टाइप कास्टिंग में। जो हमने टाइप कास्टिंग वाली क्लास ली थी उसमें हम टाइप कास्टिंग का यूज करते थे। उस समय ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन का यूज किया जाता था। यानी कहने का मतलब विजुअल बेसिक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसमें इम्प्लिसिट यानी इंक्लूडिंग टाइप कास्टिंग का यूज कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो बिना किसी परेशानी के वो कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब यहाँ पे ऑन के स्थान पर क्या होता है ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑफ रहता है, जिसकी वजह से हम किसी भी छोटे से बड़े, बड़े से छोटे डेटा टाइप को आसानी से टाइप कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा टाइप चेंज ना हो, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन का यूज करना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर हम इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरफेयर होते हैं, इसके अंदर इंटरफेस होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, जिनके माध्यम से यूजर VB.NET में विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। यदि हम चाहते हैं ये काम ऑटोमेटिकली ना हो कन्वर्जन का, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं ये काम ऑटोमेटिकली हो तो आप वहाँ पर ऑफ ही रख सकती हैं। तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल का यूज किया, फंक्शन बनाया हमने GCD का, उसमें 2 वैल्यू ली P और Q, किस टाइप की, लॉन्ग टाइप की, है ना। और यहाँ पर हमने क्या किया, एफ मोड चेक किया, वो भी कंडीशन चेक कर रहे थे ना। तो Q में मोड P, यदि 0 हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, रिटर्न P, यानी जो वैल्यू है वही रिटर्न हो जाएगी, जैसा भी मैंने 6 किया था। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमने रिटर्न GCD नाम के फंक्शन को कॉल किया
उसमें क्यू पी मोड क्यू एंड द्वारा से यही प्रोसेस को परफॉर्म किया। एंड अब ये फंक्शन है क्या, किस प्रकार से सॉल्व हुआ, तो ये पहले से डिफाइंड फंक्शन उसके अंदर उपलब्ध रहती हैं जिसे हम रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या किया, एंड इफ, और यहाँ पे एंड फंक्शन हमने यहाँ पे फंक्शन को बंद कर दिया, हमने मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर में GCD लिखा 36 एंड 99। आपने यहाँ पे वैल्यू पहले दे दी है, इधर चाहो तो उसे यूजर डिफाइन भी बना सकती हो। तो हमने यहाँ पे GCD फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर 36 और 99 मतलब एज ए आर्गूमेंट हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम रन किया। तो इस प्रकार से जैसे ही हमारा प्रोग्राम में चलेगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन, ये वाला जो रिकर्सिव फंक्शन है, जावा फंक्शन बना हुआ है, ये रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पर तब तक काम करेगा जब तक आपकी ये वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो जाती है ना जी। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी सॉल्व करके, जैसे अपन ने 126 लिया वहाँ पर और 12 लिया था, है ना। तो पहले 12 का भाग मॉड्यूल निकालेंगे इसके अंदर, तो यदि रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया था, 6 आया था, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 6। तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहती हैं। तो यहाँ पर जो क्या हो गया, हमारा सिंपलर सॉल्व प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पर जो ट्रैवल प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, है ना। ये ट्रैवल केस कहलाता है, यहाँ पर TRIVAL ट्रैवल केस कहलाता है, और यहाँ पे हमारा सिंपलर प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा रिकर्सन। इसको और डिटेल में जानने के लिए आप नेट पर रिकर्सन फंक्शन इन VB.NET गूगल पर सर्च कर सकते हो और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब हम बात करते हैं डेलीगेट्स के बारे में। तो डेलीगेट्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डेलीगेट क्या है। तो डेलीगेट का यूज यहाँ पर किस लिए किया रहा है, एज अ पॉइंटर के रूप में हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर इसका काम क्या है कि हमारे जो प्रोसीजर हैं तो उनको पॉइंट करने के लिए हम यहाँ पर डेलीगेट का यूज करते हैं, एज अ पॉइंटर वेरिएबल, एज अ पॉइंटर। चलिए, तो डिटेल आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है, और कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछिए। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सिंटैक्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से हम डेलीगेट फंक्शन बनाते हैं, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल के माध्यम से डेलीगेट को यहाँ पर समझाता हूँ, है ना। इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आर डेलीगेट ऑब्जेक्ट इनहेरिट अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द डेलीगेट और मल्टीकास्ट डेलीगेट क्लास। मैंने आपको कल डेलीगेट का जो प्रोग्राम बताया था उसमें हमने डेलीगेट के मेथड का यूज किया था जिसे हम इनवॉक के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें डेलीगेट का एक इंस्टांस बनाना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसे हमने कल बनाया था मैसेंजर के नाम से। तो आज आप उस क्लास को जरूर पढ़ें, कल वाली को, डेलीगेट्स वाली को, तब आपको तीनों पॉइंट यहाँ पर समझ में आएंगे। सबसे पहले हम डेलीगेट को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसके मेथड को यहाँ पर कॉल करते हैं, और उस मेथड को हम इन्वोक मेथड के नाम से जानते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं हम डेलीगेट का यूज, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, डेलीगेट फंक्शन बनाया, किस नाम का है, कंपेयर फंक्शन के नाम का। इसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट कितने हैं, 2, यानी जो प्रोसीजर होगा ना वो भी 2 आर्गूमेंट वाला होगा। उसकी सहायता से ही, उसकी जैसे ही हमने यहाँ पर डेलीगेट का प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। तो हमने यहाँ पर किया, एक फंक्शन बनाया सॉर्ट असेंडिंग, उसमें भी 2 वेरिएबल लिए हमने, किस टाइप के, बूलियन टाइप के। अब हमने यहाँ पर चेक किया क्या बाई एक्स से छोटा है क्या, यदि हुआ तो सॉर्ट असेंडिंग क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बूलियन टाइप के लिए है ना। तो बूलियन टाइप का कौन लिए हैं, तो जिसमें वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप इस प्रकार डेटा टाइप होता है जिसमें हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स के रूप में स्टोर की जाती है। और यहाँ पर हमारा एक फंक्शन फिनिश, और यहाँ पे हमारा एंड फंक्शन में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सॉर्ट असेंडिंग। यहाँ पे हमने क्या चेक किया, सिर्फ असेंडिंग। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग के बारे में। हमने डिसेंडिंग का फंक्शन बनाया, सेम वेरिएबल यहाँ पर लिए, चेक किया क्या बाई एक्स से बड़ा है, यदि बड़ा हुआ तो इसका मतलब ट्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स हमारा क्या हो गया, छोटा। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो यहाँ पर 2 फंक्शन हमने डिफाइन किए, एक आपका असेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग के लिए। अब इनको कॉल करने के लिए हम बनाएंगे डेलीगेट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रोसीजर बनाया बबल सॉर्ट का, उसके अंदर में कंपेयर मेथड नाम का वेरिएबल बनाया, और जो किससे डिक्लेयर किया जा रहा है, कंपेयर फंक्शन।
तो कंपेयर फंक्शन यहाँ पे क्या है, डेलीगेट हमारा, तो उसी का इंस्टांस बन गया यहाँ पर क्या, कंपेयर मेथड। जैसे अपने कल की क्लास में बनाया था ना कि जो भी आप डेलीगेट बनाओगे उसी का एक इंस्टांस तैयार करोगे, उसी का एक ऑब्जेक्ट तैयार करोगे। तो यहाँ पे हमने कंपेयर मेथड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कंपेयर फंक्शन के द्वारा यूज किया गया है। यहाँ पे हमने इंट एरे जिसकी वैल्यूओं को हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पर आई जे लूप के लिए यूज किया, तो फॉर आई बराबर 0 से लेकर टू बाउंड इंट एरे, यानी कब तक चलेगा हमारा लूप, जब तक हमारा एरे का बाउंड खत्म नहीं हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने फॉर जे लिया i+1 टू बाउंड एरे, यानी एक वैल्यू बढ़ा के हमने यहाँ पे यूज की आई की वैल्यू से। तो यहाँ पर फॉर लूप चलेंगे हमारे बबल सॉर्ट में। क्या होता है आपने पता होगा कि इसमें क्या होते हैं, अलग अलग आपके इस प्रकार से सॉर्टिंग की जाती है। तो हमारी आई की वैल्यू कहाँ तक है उससे एक आगे हम कंपेयर करते हैं इसके अंदर। तो इफ कंपेयर मेथड इन्वॉक, तो हमने यहाँ पे डेलीगेट को कॉल किया फंक्शन को और इंट एरे के माध्यम से, और यहाँ पे इंट एरे जे और आई दोनों वैल्यू को कॉल कर लिया। देन टेम्प, तो जो वैल्यू हमारी आई है उसको हम कहाँ पे स्टोर करते जाएंगे कि वो बड़ी है या छोटी है। यदि बड़ी हुई तो असेंडिंग का यूज किया जाएगा, छोटी हुई तो डिसेंडिंग फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो दोनों फंक्शनों के लिए हमने यहाँ पर कंपेयर मेथड का यूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे स्विच। हमने टेम्प नामक वेरिएबल लिया, तो यदि वैल्यू बड़ी हुई तो पहले उसको कहाँ पर रखेंगे हम, टेम्प में, और उसकी जगह पर हम आई की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब आई के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, टेम्प को स्टोर कर देंगे, तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपनी वैल्यूओं को छोटी और बड़ी कंपेयर करके उसे स्विच कर सकते हैं, और लास्ट में फिर हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे जिससे हमारा लूप आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है, आप इसे चला के देखें, यूज करके देखें। और यही तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक तो हमने यहाँ पर शॉर्ट असेंडिंग फंक्शन बनाया, दूसरा हमने यहाँ पर शॉर्ट डिसेंडिंग फंक्शन बनाया, ठीक है जी। अब इन दोनों को कॉल करने के लिए हमने, ये दोनों कॉल कैसे होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बबल शॉर्ट नाम का एक और फंक्शन तैयार किया, प्रोसीजर तैयार किया। अब ये पूरे प्रोसीजर के अंदर हम कंपेयर मेथड नाम का डेलीगेट बनाए यहाँ पर, जिसे हम डेलीगेट इंस्टांस बोलते हैं, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के साथ होता है एक इन्वॉक मेथड, जो अपन ने पहले ही पिछली क्लास में जाना था। अब इस इन्वॉक मेथड के माध्यम से यहाँ पर हम उन दोनों फंक्शन को, प्रोसीजर को, असेंडिंग और डिसेंडिंग को कॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आगे हमने यहाँ पर कुछ कोड और लिखा है। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है, जो आपका विंडो प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमने बटन बनाया है, और उस बटन पर डबल क्लिक जैसे हम करेंगे तो ये इवेंट जनरेट होगा, बटन 1 क्लिक। और जब भी कोई बटन आपका या जब भी कोई कंट्रोल आपका जनरेट होता है तो उसके अंदर दो आर्गुमेंट आती हैं, एक बाई वैल्यू सेंडर, एक बाई वैल्यू ई, यानी इवेंट आर्गुमेंट्स के नाम से आते हैं। तो जो तो बाई डिफॉल्ट आपको याद ही करने हैं, मतलब इस प्रकार से कोड आपके सामने खुल के आएगा बटन का, और यहाँ पे आएगा आपका एंड सब। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, एक एरे टाइप का हमने इंटीजर लिया, और उसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, और उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस ऑफ सॉर्ट असेंडिंग, इस नाम के फंक्शन को कॉल किया, यानी ये डेलीगेट ने इसको कॉल कर लिया। अब जैसे ही बबल सॉर्ट यहाँ से कॉल हुआ तो ये कहाँ पे गया जी, यहाँ पर जंप करके यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे कंपेयर मेथड इन्वॉक, किसको कॉल कर रहे हैं हम, तो पहला मेथड कौन सा है, तो पहला मेथड है हमारा शॉर्ट असेंडिंग वाला। अब शॉर्ट असेंडिंग जैसे कॉल होगा तो हमारे यहाँ पे वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, और फिर उसके बाद दूसरा हमने फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे हमने टैप का स्ट्रिंग कर दी, चेंज स्ट्रिंग करके। तो आई एरे जो भी एलिमेंट आएंगे ना वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर कन्वर्ट होते जाएंगे, और यहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, है ना, 2 4 6 9 इस प्रकार से। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने न्यू लाइन ले ली। अब यहाँ पर हमने उसी फंक्शन से, बबल सॉर्ट से ही दूसरा डेलीगेट कॉल किया, एड्रेस ऑफ सॉर्ट असेंडिंग। तो हम दोबारा से यहाँ पे जंप होके आ गए, और उसके अंदर इसी मेथड को दोबारा से कॉल किया। अब जिस किसको कॉल करेगा, सेकंड वाले प्रोसीजर को। तो उसको कॉल करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉर लूप दोबारा से रन चलेगा, और वही वैल्यू यहाँ पर। अब इस दोनों फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, पहले असेंडिंग के हिसाब से आएगा,
फिर वो डिसेंडिंग के हिसाब से हमारा आंसर इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जाना डेलीगेट्स के बारे में कि डेलीगेट्स का यूज़ किस प्रकार से हम फंक्शन के पॉइंटर के रूप में करते हैं। तो जो भी हम प्रोसीजर बना रहे हैं उस प्रोसीजर को मेमोरी से इनडायरेक्टली मेमोरी के थ्रू एक्सेस करने के लिए इनडायरेक्टली कॉल करने के लिए यहाँ पे डेलीगेट बनाया जाता। तो डेलीगेट का यूज किया यहाँ पर एज अ पॉइंटर, एज अ फंक्शन पॉइंटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन इनको सही तरीके से समझने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में VB.NET इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अपने सीनियर से आप सॉफ्टवेयर लीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर इन प्रोग्राम को चला के देखिए। उसके बाद जब भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, वहाँ पर डेलीगेट से और एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। धन्यवाद।